नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के खजुराहो से प्रधानमंत्री मोदी ने रखी केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला। कहा, इससे खुलेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार। सवालों के घेरे में केजरीवाल की महिला सम्मान और संजीवनी योजना। दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने अखबारों में नोटिस देकर दोनों योजनाओं से झाड़ा पल्ला। बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना। केजरीवाल के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने धोखा देने और गुमराह करने के आरोप में दर्ज की शिकायत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की 100वीं जयंती पर देश ने किया नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने उनकी समाधि सदैव अटल पर जाकर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उनकी जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की, हमारी प्रेरणा का पर्व। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10,000 से अधिक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, डेयरी और मत्स्य पालन समितियां राष्ट्र को की समर्पित। महिला नेतृत्व वाली पंचायतों को सशक्त बनाने पर जोर। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज का चौथा मुकाबला कल से मेलबर्न में 1-1 से बराबर चल रही सीरीज में दोनों टीमों की नजर बढ़त हासिल करने पर। भारत अगर जीता तो ट्रॉफी पर बादशाहत रहेगी बरकरार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नदी जोड़ो परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और अब उनके सपने को साकार कर रही है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी की 100वीं जन्म जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को बड़ा उपहार देते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर विकास की नई इबारत लिखने मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को बड़ा उपहार देते हुए पीएम ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। परियोजना से कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, साथ ही क्षेत्र के लोगों को पेयजल आपूर्ति में मदद मिलेगी। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएगी और रोजगार के बहुत से अवसर भी उपलब्ध कराएगी। पीएम ने अपने संबोधन में अटल जी की जयंती को सुशासन की प्रेरणा का पर्व बताया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद नहीं सुलझने दिए। जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 के बाद उनके प्रयासों को भी जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। पीएम ने खजुराहो में कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें खंडवा जिले में स्थापित ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का उद्घाटन शामिल है। पीएम ने कहा कि देश की बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं हों या केंद्रीय जल आयोग, इन सब के पीछे बाबा साहब के प्रयास थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी इसका श्रेय नहीं दिया। एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और आज मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर।
प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। साथ ही 1153 अटल ग्राम सेवा सदन भवनों की आधारशिला रखी। स्थानीय स्तर पर सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों के कार्य और जिम्मेदारियों के व्यवहारिक संचालन में इनसे बहुत सहायता मिलेगी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के साथ सुशासन संभव ही नहीं है। इसका बहुत बड़ा खमियाजा दशकों तक बुंदेलखंड ने भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के किसानों, यहाँ की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। आम आदमी का जीवन आसान बनाना, सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता वो क्षेत्र हैं जिस दिशा में केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पीएम ने जिन विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, उनसे इस दिशा में बहुत मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में चुनाव सिर पर है और ऐसे में वोटरों को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। आज की सियासत में फ्री बी योजनाओं का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुफ्त की योजनाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। संजीवनी और महिला सम्मान योजना को लेकर दिल्ली में आप और बीजेपी आमने सामने है। मुफ्त की योजनाओं पर सवाल, घिर गए केजरीवाल। संजीवनी और महिला सम्मान, बीजेपी और केजरीवाल में घमासान। चुनावी मौसम में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार चुनावी घोषणाओं में लगे हैं, लेकिन अब नए खुलासों के बाद केजरीवाल इन योजनाओं के ऐलान पर घिर गए हैं। इन योजनाओं पर सवाल खड़े किए हैं खुद दिल्ली सरकार के विज्ञापनों ने। दरअसल दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने बुधवार को अखबारों में नोटिस छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। पहला विज्ञापन महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। दिल्ली के नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे इस योजना का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी से अपने व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, क्योंकि इससे साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है। दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया। इसमें कहा गया कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कुछ अवैध व्यक्तियों ने पंजीकरण अभियान चलाया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण सहित व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा रही है और नकली स्वास्थ्य योजना कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि वे इस गैर मौजूद योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादों पर विश्वास न करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और इससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें। इस नोटिस के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने चुनावी लाभ के लिए योजनाओं का ऐलान किया है। वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि वे अखबारों में विज्ञापन देने वाले अफसरों पर एक्शन लेंगी। अधिकारी खुद ही दिल्ली सरकार के नोटिस निकाल रहे हैं कि ये डिजिटल फ्रॉड की एक योजना है। 2100 रुपए और संजीवनी के नाम पर डिजिटल फ्रॉड किया जा सकता है। तो जब दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना ही नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल, जिनकी खुद की दिल्ली सरकार है, वो जवाब दें कि आप दिल्ली की जनता को धोखा देने के लिए क्यों सड़क पे उतरे हैं। जो नोटिस अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना और महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। हालांकि बीजेपी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। अब दिल्ली सरकार के नोटिस के बाद केजरीवाल के ऐलान पर सवालिया निशान लग गए हैं। धीरज, अमरेंद्र और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में चुनाव की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। अब बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर धोखे की राजनीति करने हुए दिल्ली के आम लोगों को ठगने का आरोप लगाया है। उधर आपने भी अपना बचाव करते हुए बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया। दिल्ली में चुनाव की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है।
बीजेपी के बाद कांग्रेस ने बुधवार को श्वेत पत्र जारी करके आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौका मौका हर बार धोखा नामक श्वेत पत्र जारी किया और केजरीवाल पर हमला बोला। तो बीजेपी भी केजरीवाल के वादों पर लगातार निशाना साध रही है। केजरीवाल को अगर सही मायने में डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र लेकर के यहां पर आए हैं। जो ओटीपी का लेकर के जो धंधा करते हैं ये, उनके साथ आम आदमी पार्टी की मिली भगत है। लोगों को गुमराह करो, मासूम लोगों से ओटीपी लो और फिर जो डबल फ्रॉड, हम इनके खिलाफ आपकी पूरी कानूनी मदद करेंगे। आपका एक एक पाई, एक एक पैसा इन धोखाधड़ी भ्रष्टाचारियों से आपको दिलवाएंगे। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर नई दिल्ली इलाके में लोगों को पैसे देने का आरोप लगाया। हालांकि प्रवेश वर्मा ने खुद पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी संस्था के जरिए गरीबों की मदद कर रहे और आगे भी करेंगे। दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे, एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आप में घमासान तेज हो गया है और आने वाले दिनों में ये घमासान और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली यूथ कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर जनता को गुमराह और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यूथ कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल जाने की भविष्यवाणी की थी और वो तीनों नेता जेल गए। केजरीवाल भविष्यवाणी करते रहते हैं और वो सच हो जाती है। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आतिशी जेल जाएंगी तो जरूर कोई भ्रष्टाचार का मामला होगा जिसके बारे में उन्हें पता होगा और जिसमें वो जेल जा सकती हैं। पच्चीस दिसंबर का आज का दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। देश भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। अटल जी की जयंती पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर देश के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है।
संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी के सुशासन की दूसरे देश भी प्रशंसा किया करते थे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी कविताओं को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार की गवर्नेंस इस भारत को दी है, उस समय की उनकी गवर्नेंस जो थी उसकी दुनिया के दूसरे लोग भी तारीफ करते थे। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ग्रोथ रेट, विकास दर 8.4% उस समय पे पहुंची थी, उसकी सर्वत्र सराहना होती। अटल जी एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं। उससे संबंधित काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया और मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं ने इसमें बड़ी रुचि ली। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के अवंती विहार चौक पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्मरण किया। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं गुवाहाटी के असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में अटल उद्यान में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा नेताओं ने सुशासन पदयात्रा निकाली। तो वहीं जम्मू में जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने पार्टी नेताओं के साथ अटल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सुशासन दिवस के मौके पर दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अटल जी की 100वीं जयंती पर देश ही नहीं पूरी दुनिया में उन्हें याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक लेख लिखकर अटल जी को याद किया है। 25 दिसंबर का आज का दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में खास जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है, उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक लेख लिखकर अटल जी को याद किया। पीएम मोदी ने लिखा, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। अटल जी के ये शब्द कितने साहसी हैं, कितने गूढ़ हैं। अटल जी कूच से नहीं डरे, उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता भी नहीं था। वो ये भी कहते थे, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। आज अगर वो हमारे बीच होते तो अपने जन्मदिन पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वो दिन नहीं भूलता जब उन्होंने अपने पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था और जोर से पीठ में धौल जमा दी थी। वो प्रेम मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में बताया कि कैसे सत्ता की जगह देश सेवा को प्राथमिकता देते हुए वाजपेयी जी की अगुवाई में 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उन्होंने तमाम कदम उठाए। पीएम मोदी ने लिखा, 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 सालों में देश ने 4 बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का नया मॉडल दिया, भारत को नव विकास की गारंटी दी। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने न सिर्फ आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़कर भारत की एकता को भी सशक्त किया।
पीएम मोदी ने लिखा कि वाजपेयी जी की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों के ही कारण भाई भतीजावाद में फंसी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। उस दौर की सरकार के समय में जो नीतियां बनी, उनका मूल उद्देश्य सामान्य मानव के जीवन को बदलना ही रहा। देश को अब भी 11 मई 1998 का वो गौरव दिवस याद है। एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। 11 मई को हुए परीक्षण ने तो दुनिया को भारत के वैज्ञानिकों की शक्ति से परिचय कराया था, लेकिन 13 मई को हुए परीक्षण ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है जो एक अलग मिट्टी से बना है। वाजपेयी सरकार के शासनकाल में कई बार सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी आईं। करगिल युद्ध का दौर आया, संसद पर आतंकियों ने कायराना प्रहार किया, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से वैश्विक स्थितियां बदली, लेकिन हर स्थिति में अटल जी ने भारत और भारत का हित ही सर्वोपरि रखा। जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। युवा सांसदों के लिए तो वो चर्चाएं सीखने का माध्यम बनती। संसद में कहा गया उनका ये वाक्य, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, आज भी मंत्र की तरह हम सबके मन में गूंजता रहता है। उनमें सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति न चुनकर इस्तीफा देने का रास्ता चुन लिया। जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की स्थिति आई, उन्होंने इस चुनाव में विचारधारा को खुले मन से चुन लिया। अटल जी की 100वीं जयंती भारत में सुशासन के एक राष्ट्र पुरुष की जयंती है। आइए हम सब इस अवसर पर उनके सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। राजधानी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की संस्था लोक अभियान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व राजा करण सिंह ने की। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक और असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रामायण का रंगारंग संगीतमय प्रस्तुतिकरण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अटल जी को एक जननायक के रूप में याद करते हुए उन्हें सबका अटल बताया। सामाजिक राजनीति जीवन के अंदर सबके अटल जी सभी राजनीतिक दलों के, देश की सभी जनता के अपने अटल जी, ऐसा व्यक्तित्व कर्तव्य उनका था। संसद के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन के साथ लोकतंत्र की प्रतिष्ठा, उच्च मर्यादाओं को जो स्थापित किया, वह सब हमका मार्गदर्शन करती है। और वहीं भारतीय बौद्ध संघ ने नई दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर संविधान यात्रा का शुभारंभ किया और इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया, पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल ने कहा कि भाजपा सरकार जब भी सत्ता में रही तब बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान हुआ है। अटल सरकार में बाबा साहब की परिनिर्वाण स्थान को कांग्रेस के उद्योगपति जिंदल से खरीदा और मोदी सरकार ने पंच तीर्थ बनाए। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी सोशल जस्टिस मिनिस्टर हुआ करते थे, तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जहां पे उनका परिनिर्माण हुआ था 6 दिसंबर सन 1956 को 26 अलीपी रोड, जो कांग्रेस के एक उद्योगपति के नाम पे था जिंदल के पास, उसको 18 करोड़ में खरीदा था। तभी मैं जब संग्रहालय बना तभी मैं उपस्थित था मंच पे।
और लाल सिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत की जनता बाबा साहब को याद रखे, इसलिए संविधान दिवस घोषित नहीं किया गया था। संविधान था, संविधान दिवस नहीं था। ये बहुत चालाकियां हुई, बहुत षड्यंत्र हुए। ये षड्यंत्र इसलिए हुए हैं कि बाबा साहब का राजनीतिक और सामाजिक जीवन समाप्त कैसे किया जाए। तरुण चुग ने कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए संविधान से छेड़छाड़ की। जिनकी 4 पीढ़ियां 7 दशक तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करती रही, संविधान का अपमान करती रही, आज वो अपने हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर बातचीत कर रहे कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना पहुंचे। नेहरू जी ने पूरा प्रयास किया। और सत्यनारायण जटिया ने कहा कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना पहुंचे, नेहरू जी ने पूरा प्रयास किया। इसी संविधान को लेकर के और तुमने सन 75 में आपातकाल में हम जैसे लोगों को, और मुझको, मैं तो आपातकाल की जेल में रहा हूँ, अनेकों लोग रहे, 1.25 लाख लोग जेलों में थे। उस संविधान को तोड़ मरोड़ करके और अपने पद को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री के पद को बचाने के लिए तुम्हारी दादी अम्मा जो थी, उसने देश को जिस तरह से और बेहाल कर दिया था, बदहाल कर दिया था। और वो कह रही थी कि बाद में उन्होंने कहा कि अरे यदि मैं ये नहीं करती तो देश गारत में चला जाता। अरे भाई, देश गारत में क्या चला जाता? तुम्हारे जाने के बाद भी अभी देश जिंदा है और आगे भी रहने वाला है। और मलयालम लेखक एमटी वासुदेवन नायर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 15 दिसंबर को सांस लेने में दिक्कत के बाद कोझीकोड के बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने मलयालम सिनेमा में भी योगदान दिया और कई फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी। उन्हें 1996 में ज्ञानपीठ और 2005 में पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले थे। केरल सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। तो केरल सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि मलयालम लेखक एमटी वासुदेवन नायर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 15 दिसंबर को सांस लेने में दिक्कत के बाद कोझीकोड के बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने मलयालम सिनेमा में भी योगदान दिया और कई फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। इसके लिए एटीएस विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है। स्थानीय पुलिस भी जानकारियां जुटाने में एटीएस का सहयोग कर रही है। अब तक अवैध रूप से रह रहे 14 पुरुषों और 3 महिलाओं सहित कुल 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि बांग्लादेशी नागरिकों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। पहचान पत्र तैयार किए गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिशिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर, क्या ताजा जानकारी है, क्या अपडेट? क्योंकि साफ तौर पर देख रहे हैं इस पर कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जो है एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके तहत महाराष्ट्र में, भारत में जो अवैध बांग्लादेशी है, अप्रवासी है, उनकी जो बढ़ती जनसंख्या है उसको ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। जाहिर सी बात है, जो बांग्लादेशी राज्य में रह रहे उनके कारण जो है एक आर्थिक असुरक्षितता का भावना भी है, और साथ ही साथ राजनीतिक, जिसे हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक जो है चेंजेस वो भी हो रहे हैं, और इसके मद्देनजर जो है एटीएस ने ये कदम उठाए हैं। हालांकि जब एटीएस ने कार्रवाई की है, अभी जो कार्रवाई की है उसमें तकरीबन 17 बांग्लादेशियों को जो है गिरफ्तार कर दिया। इसमें 14 पुरुष और 3 महिलाएं। लेकिन ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी अगर देखा जाए, महाराष्ट्र एटीएस द्वारा महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से जो अवैध बांग्लादेशी नागरिक है उन पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें हम बात करें तो भिवंडी जो मुंबई सटा हुआ इलाका है, नवी मुंबई, और साथ ही साथ धुले में जो है इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी, और जहां पर कुछ बांग्लादेशियों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया था।
इस वक्त ये स्थिति अगर देखा जाए, जो एटीएस का कहना है उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जो बांग्लादेशी है ये भारत में खासतौर पर राज्य में जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रहते हैं। हालांकि इसमें पैन कार्ड है, जिस प्रकार से हम देखें रेशन कार्ड है, और साथ ही साथ जो बाकी अन्य कार्ड्स है, जो आइडेंटिटी कार्ड्स है, वो फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं, जिसके कारण उनको जो है सरकारी की जो स्कीम्स है, अलग अलग कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ मिलता है। हालांकि इसके मद्देनजर अब एटीएस जो है इस पर भी शिकंजा कस रही है कि किस प्रकार से जो किंग पिन्स है, मतलब इसके पीछे के जो प्रमुख लोग हैं जो उनको जिस प्रकार से ये अवैध दस्तावेज मुहैया कराते हैं, उन पर भी नकेल कसने का प्रयास एटीएस द्वारा किया जा रहा है। हालांकि एक लंबा ऑपरेशन, जैसे मैंने कहा कि इससे पहले भी ऑपरेशन एटीएस ने शुरू किया था, और अब जो है अलग अलग हिस्सों से जैसे ही लोकल पुलिस द्वारा एटीएस को जानकारी मिलती है, उसके बाद लोकल पुलिस और एटीएस जो है एक कार्रवाई करती है, जिस कार्रवाई के नतीजा हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो अवैध बांग्लादेशी महाराष्ट्र में रह रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। कि तो साफ तौर पर लगातार जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार यहां पर जो ऑपरेशंस हैं वो चलाए जा रहे हैं, और पहचान करने के बाद उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, शिशिर शेलार हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि सहकारिता को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 10,000 से अधिक बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां यानी कि एमपैक्स डेयरी और मत्स्य पालन समितियों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवगठित सहकारी समितियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम भी वितरित किए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में 10,000 से ज्यादा नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, डेयरी और मत्स्य पालन समितियों को राष्ट्र को समर्पित किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम भी वितरित किए। ये वित्तीय उपकरण पंचायतों को क्रेडिट सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने और वित्तीय समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इससे ग्रामीण आबादी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों को स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से महिला नेतृत्व वाली पंचायतों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का किया है, जिससे पैक्स आज बहुउद्देश्य हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स में दूध, मत्स्य, डीजल, पेट्रोल और गैस वितरण और भंडारण जैसे कार्यों को जोड़ा गया है। जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की, उन्होंने सहकारिता मंत्रालय को एक ध्रुव वाक्य दिया, सहकार से समृद्धि। और सहकार से समृद्धि तभी आ सकती है जब हर पंचायत तक सहकारिता का वजूद हो, सहकारिता की प्रेजेंस हो। और इसलिए सबसे पहला निर्णय हमने करा था कि 2 लाख पैक्स बनाए जाएंगे। इफ्को ने एक सहकारिता सम्मेलन किया था, उसी में मैंने घोषणा की थी कि हम 2 लाख नए पैक्स बनाएंगे, और आज इसका बहुत अच्छी गति से शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सहकारी समितियों के गठन का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कल्याण करना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्पादन के पूर्व की तैयारी, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, बाजार की उसके मार्केटिंग की उपलब्धता, सहकारी समितियों का गठन, अब ये सारे जो प्रयास हैं वो उन असंगठित क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, फिश फार्मर्स हो या मिल्क फार्मर्स हो, उनके कल्याण के लिए ये सारी योजनाएं शुरू की गई। नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये समितियां न केवल वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी, बल्कि ग्रामीण समुदायों के एक साथ आने और सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रेरणा और मंच प्रदान करेंगी। साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कल्याण भी करेंगी। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित करने वाले एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम वीर बाल दिवस में शामिल होंगे और उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सुपोषित पंचायत अभियान का भी शुभारंभ करेंगे और इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। इस मौके पर युवा लोगों को जोड़ने, इस दिन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कई पहलें भी शुरू की जाएंगी। कार्यक्रम में माईगॉव और माई भारत पोर्टल के जरिए इंटरैक्टिव क्विज सहित ऑनलाइन प्रतियोगिता की एक श्रृंखला भी आयोजित की जाएगी और इस दौरान विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाना, रचनात्मक लेखन, पोस्टर बनाना जैसी दिलचस्प गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के पुरस्कार विजेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। उधर केरल में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। मामला एक प्रेस पत्रकार को नोटिस जारी कर उससे खबर को सोर्स जानने को लेकर जोर जबरदस्ती करने को है, तो केरल सरकार के इस एक्शन पर पत्रकारों में उबाल है। वहीं यूडीएफ और बीजेपी ने इसके लिए केरल सरकार को निशाने पर लिया है। संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर मचे सियासी वार प्रतिवार के बीच केरल सरकार ने प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ ऐसी कार्रवाई की है जिससे केरल ही नहीं देश भर में प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करने वालों की त्योरियां चढ़ गई हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्री प्रेस के समर्थकों का कहना है कि केरल पुलिस जांच के नाम पर पत्रकार और अखबार को प्रताड़ित कर रही है। पुलिस ने मलयालम दैनिक अखबार मध्यमा के पत्रकार अनिरु अशोकन को नोटिस जारी कर उनके मोबाइल फोन को जांच के लिए सौंपने की मांग की है। विपक्षी दल यूडीएफ ने भी पुलिस एक्शन की कड़ी निंदा की है और विजयन सरकार को तानाशाह बताया है। यूडीएफ के कई नेता पत्रकारों के प्रदर्शन में भी शामिल हुए। राजनीतिक दलों का आरोप है कि पत्रकारों को सोर्स का खुलासा करने के लिए दबाव बनाया जाना नियम और कानून के खिलाफ है। केरल बीजेपी का दावा है कि केंद्र सरकार पर प्रेस फ्रीडम का आरोप लगाने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि लोकतंत्र और संविधान को लेकर वे खुद कितने सजग हैं। Double speak of the communist parties gets exposed. Kerala government should stop from harassing the media persons. दरअसल केरल के अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट को लेकर केरल सरकार को दिक्कत है। 28 जुलाई को मलयालम दैनिक अखबार मध्यमा में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें केरल लोक सेवा आयोग पीएससी में नौकरी के लिए 60 लाख आवेदकों का डेटा लीक होने का आरोप लगाया गया था। इस खबर के साथ पीएससी एजेंडा दस्तावेज की एक फोटो भी प्रकाशित की गई थी जिसे पुलिस ने अत्यंत गोपनीय माना। प्रकाशन के बाद पुलिस ने इस दस्तावेज के स्रोत की जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने इसके बाद मध्यमा के संपादक और तिरुवनंतपुरम ब्यूरो के रिपोर्टर अनिरु अशोकन को नोटिस जारी किया। जांच के तहत क्राइम ब्रांच ने अशोकन से पूछताछ की, जिन्होंने कथित तौर पर अपने स्रोत का खुलासा करने से इनकार कर दिया। अब पुलिस की ताजा कार्रवाई से पत्रकारों में भारी आक्रोश है, तो इसे सीधे तौर पर प्रेस की आजादी पर हमला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय तेलंगाना और हैदराबाद के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में उपराष्ट्रपति ने मेडक जिले के तुनुकी में कृषि विज्ञान केंद्र में जैविक किसानों के सम्मेलन में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने देश के किसानों से भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने प्रगतिशील किसानों के अनुभव सुने और उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा भी मौजूद उपस्थित थे। किसान हो चाहे जवान हो, उनकी समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भारतवर्ष की आत्मा है। और कुछ लोग मेरे सामने बैठे कि यदि अगर किसान का हम ध्यान नहीं देंगे, ग्रामीण व्यवस्था का ध्यान नहीं देंगे और दुनिया भारत का लोहा मान चुका है,
एक दशक में जो प्रगति हुई है वह प्रत्याशित है, अविश्वसनीय है, कभी कल्पना नहीं की थी। आने वाले 2 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने जा रहे हैं, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने झारखंड दौरे के अंतिम दिन डाल्टनगंज में दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों का जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर मुरुगन ने स्थानीय लोक कलाकारों से भी संवाद किया और आकाशवाणी के श्रोताओं से रूबरू हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हुए कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के विकास तथा प्रोडक्शन के कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा प्रधानमंत्री जी का बाइंड स्कीम लेके हम आगे कर रहे हैं। ये आकाशवाणी लोकल ट्रेडिशन दुनिया तक लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस पे ये आकाशवाणी और दूरदर्शन का स्ट्रेंथन करने के लिए हम आगे काम कर रहे हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मिशन इंद्रधनुष एक विशेष टीकाकरण अभियान है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों में छूटे हुए और टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए चलाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष के तहत अब तक के सभी चरणों में 5 करोड़ 46 लाख से अधिक बच्चों और 1 करोड़ 32 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी पहली प्राथमिकता हर बच्चे को टीके का सुरक्षा कवच मुहैया कराने की होगी। कोई बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे, इसी उद्देश्य के साथ 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। ये टीकाकरण की दिशा में केंद्र सरकार की एक रणनीतिक पहल थी जिसका उद्देश्य पूर्ण टीकाकरण के कवरेज को 90% तक बढ़ाना था। मिशन इंद्रधनुष के तहत अब तक के सभी चरणों में 5 करोड़ 46 लाख से अधिक बच्चों और 1 करोड़ 32 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मिशन इंद्रधनुष एक विशेष टीकाकरण अभियान है जो टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए चलाया जाता है। इस कार्यक्रम में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में प्रयुक्त होने वाले 11 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इस योजना के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष के तहत स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के घर जाकर टीकाकरण करते हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 11 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके दिए जाते हैं। शुरुआत में इस कार्यक्रम के तहत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, टिटनस, हुपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो शामिल थी। बाद में इसमें कुछ नई बीमारियों को भी शामिल किया गया जिनमें रुबेला, रोटावायरस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस और जापानी इंसेफ्लाइटिस शामिल हैं। मिशन इंद्रधनुष का ही असर है कि आज देश का पूर्ण टीकाकरण कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर 93.23% है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार ने 7 वरिष्ठ सचिवों का ट्रांसफर किया है और इनमें से अरुणीश चावला को रेवेन्यू का सचिव और विनी जोशी को उच्च शिक्षा का सचिव और रचना शाह को डीओपीटी का सचिव बनाया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादलों को मंजूरी दी है। देश और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। किस तरह से लोग त्योहार के जश्न में डूबे हुए हैं, देखिए रिपोर्ट। देश और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस के मौके पर चर्चों को विशेष रूप से सजाया गया और लोगों ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लिया। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और उड़ीसा समेत कई अन्य राज्यों के चर्च में क्रिसमस के अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में लोगों ने क्रिसमस के मौके पर मोमबत्ती जलाई और प्रार्थना की। श्रीनगर के लाल चौक के प्रतिष्ठित घंटाघर को क्रिसमस पर रोशनी से जगमग किया गया। जम्मू के गांधीनगर में स्थित एक चर्च में क्रिसमस समारोह धूमधाम से मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष प्रार्थना के लिए गिरजाघर पहुंचे। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के ऐतिहासिक सेंट जॉन चर्च में क्रिसमस के विशेष समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कैथोलिक चर्च में क्रिसमस का जश्न मनाया गया। त्रिपुरा के अगरतला में बड़ी संख्या में लोग चर्च में एकत्रित हुए और प्रार्थना की। मौके पर लोगों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्रिसमस का त्योहार मनाया।
मिजोरम के आइजवाल में भी क्रिसमस की धूम दिखी। आइजवाल में चर्च के साथ साथ स्ट्रीट्स को भी सजाया गया और लोग जमकर क्रिसमस के त्योहार को मना रहे हैं। देश के साथ साथ पूरी दुनिया में लोगों ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं यूपी के एडीजी कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मेले की कड़ी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 218 प्रशिक्षु आईपीएस अफसरों को भी नियुक्त किया जा रहा है। एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि अधिकारियों के रहने की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं इसमें 218 प्रशिक्षु आईपीएस भी आने वाले हैं और इन्हीं स्थानों पर डिप्लॉय भी किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए पूरे पुलिस जो आ रही है उस बाहर से ड्यूटी देने के लिए उनके रहने का जो इंतज़ाम है उन सब के लिए आज अरेंजमेंट्स का मैंने मुआयना किया है और काफ़ी काम हो चुका है। कई जगह काफ़ी कुछ काम बाकी है जिसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। इसी के साथ महाकुंभ पर मिलने वाली धमकियों से निपटारे के लिए केंद्रीय सूचना एजेंसियों के साथ भी समन्वय बनाया जा रहा है। एडीजी कानून एवं व्यवस्था ने कहा है कि प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्पेशल टास्क फोर्स, एंटी टेरर स्क्वाड, जल थल पुलिस और थाने पूरी तरह से मुस्तैद हैं। थ्रेट्स हमेशा कुंभ में आते रहे हैं और उसको यूपी पुलिस डील करती रही है। ये बात सही है कि इस बार थोड़ा हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क है, खास करके जो अभी रिसेंट घटनाएं हुई हैं और रिसेंट थ्रेट्स मिले हैं उसके लिए पूरी तैयारी एटीएस और एसटीएफ द्वारा की जा रही है। जनपदीय पुलिस को भी ब्रीफ किया जा रहा है ऐसी परिस्थितियों को निपटने के लिए और इसके अलावा इंटेलिजेंस कलेक्शन डिफरेंट लेवल्स पर केंद्रीय एजेंसीज के साथ समन्वय, ये सभी कार्रवाई की जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में पर्यावरण और नदियों को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से एक अनूठा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजस्थान के प्रत्येक शहर, गांव और कस्बों में लोगों से एक थाली और एक थैले का आग्रह किया जा रहा है। जयपुर शहर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2 लाख थालियां और इतने ही थैले भी यहां पर भेजने का लक्ष्य रखा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस अनूठे अभियान से महाकुंभ को प्लास्टिक के प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी ही, लोगों में पर्यावरण के प्रति एक चेतना भी आएगी। हमारी जो पुरानी परंपराएं थी उसको वापस यदि हम स्थापित करें तो शायद हम पुनः इस धरती माता को कचरे से बचा सकते हैं। तो फिर एक थैला और एक थाली का अभियान ध्यान में आया। जो भी लोग जाएंगे वो एक थैला और थाली लेकर के जाएंगे। विभिन्न संस्थाओं ने, समाज के वर्गों ने इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए एक थैला और एक थाली पहुंचाकर अपना योगदान दिया है। तो हम भी इन विचारों से प्रेरित होकर हमने सोचा कि हम पहले ही अगर इसमें सहयोग कर देंगे तो ज़्यादा दान पुण्य का कार्य ये रहेगा। इस अभियान के तहत हमारा छोटा सा एक प्रयास रहा कि हम किस प्रकार से कुंभ में होने वाले कचरे को कम कर सकते हैं और स्वच्छता में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, जो भी मेरी फ्रेंड्स वगैरह, उनको ये चीज़ बताई तो उन्होंने फ़ोन पे करके, बाय कॉल, बाय कैश करके हमने ये कलेक्ट किया, पेमेंट कलेक्ट किया और सर ने हमें थाली थैला अवेलेबल करवाई ताकि हम कुंभ के जो ये इतना पवित्र मेला जो लग रहा है उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूट रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से 100 थालियां और थैले इकट्ठे करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत अब तक लगभग 70,000 से ज़्यादा थालियां और थैले महाकुंभ में भेजी जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि राजस्थान क्षेत्र से 2 लाख थालियां और थैले भेजने की योजना है, जिसके लिए प्रत्येक घर में संपर्क किया जा रहा है। इसके साथ साथ लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना भी जागृत की जा रही है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी दिवस के मौके पर लेखक डॉक्टर भीमसेन सिंह द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। अटल भारत के अटल महापुरुष अटल जी नामक कॉफी टेबल बुक और सनातन संघ और संस्कृति नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर महेंद्र चौधरी, राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, जैन संत लोकेश मुनि, सार्क यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के अग्रवाल सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान महाकवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारत के
ख्याति प्राप्त कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी को काव्यांजलि अर्पित की। कार्यक्रम संबोधित करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति को जीवंत बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति सशक्त हुई है। इसे सशक्त बनाए रखने का काम प्रत्येक भारतवासी का है। जो पीढ़ी अपने सनातन, अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कार को नहीं जानती, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानती, वो एक तरीके से निष्क्रिय होती है, निर्जीव होती है। हम अपने सनातन हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे पुरानों महापुरुषों की जो गाथा है, जितना उनको याद करते हैं उतना समाज और देश हमेशा जीवंत रहता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आज नई दिल्ली में भारत माता फाउंडेशन द्वारा अटल भावांजलि समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मनोज तिवारी ने इस मौके पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को याद किया। उन्होंने इस मौके पर भारत माता फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित हर दिन है स्मरणीय नामक कैलेंडर का लोकार्पण भी किया। इस कैलेंडर का हर दिन किसी न किसी महापुरुष के जीवन और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को दर्शाता है। एक साल में सर्वाधिक ऐतिहासिक घटनाओं को कवर करने के लिए इस कैलेंडर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उनकी कविता है, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और वैसे तो पहली लाइन सुनिएगा तो अटल जी की जो इमेज है, लोग कहेंगे ये अटल जी ने लिखी है। लेकिन जब पूरी कविता कोई पढ़ता है तो जो वो कह रहे हैं मेरा परिचय, वो मेरा बेसिकली अटल जी अपना नहीं कह रहे हैं, वो भारत का परिचय बता रहे हैं, भारत भूमि का परिचय बता रहे हैं। और इन बातों को समझाते हुए जब वो कहते हैं कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, तो हमें एक बार सनातनी होने पे गर्व होता है। और आइए हम नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, शिवसेना से प्रताप राव जाधव, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह, जेडीएस से एसडी कुमार स्वामी, निषाद पार्टी से संजय निषाद, हम पार्टी से जीतन राम मांझी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल सहित एनडीए के कई अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में एनडीए नेताओं ने कांग्रेस ने किस तरह संविधान के मूल्यों का उल्लंघन किया, इस पर चर्चा की गई। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पूरे देश में मनाई गई। वहीं काशी में महामना की जयंती खास तरह से मनाई गई। काशी महामना की कर्मस्थली रही है, जहां उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में काशी में ही महामना के जन्मदिन पर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना की थी। इस दौरान बीएचयू में पुष्प और पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी आखिरी चरण पर है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर कोई कोस कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जल, थल और आकाश से सुरक्षा पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसी के तहत महाकुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया गया। यह ड्रोन पानी के अंदर सुरक्षा की निगरानी करेगा। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और इसके मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इन्हें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया। वेबसाइट को https.rashtraparv.modi.gov.in पर देखा जा सकता है और मोबाइल ऐप को सरकारी ऐप स्टोर एम सेवा से डाउनलोड किया जा सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल में एक रोडवेज बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही बस में करीब 25 यात्री सवार थे। उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वराल्टू अभियान से प्रभावित होकर 8 लाख के इनामी माओवादी सुध्रू कश्यप ने आत्मसमर्पण किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्निवास नीति के तहत जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के द्वारा भटके हुए माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार संपर्क एवं संवाद किया जा रहा है।
राजस्थान के श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर क्षेत्र में स्थित गांव में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। घुसपैठिया 0 लाइन क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। घुसपैठिए के पास से संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई हैं। नए संसद भवन के सामने बुधवार को एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और घायल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अजरबैजान से रूस जा रहा यात्री विमान बुधवार को कजाकिस्तान के अकातू शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 62 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। हादसे में 35 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ है। विमान का संचालन अजरबैजान एयरलाइंस द्वारा किया जा रहा था और ये रूस के चेचन्या में बाकू से ग्रोजनी के लिए उड़ान भर रहा था। और बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार से मेलबर्न के मैदान पर शुरू होगा। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश चौथे टेस्ट को जीत महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने की होगी। भारत अगर मेलबर्न टेस्ट को जीतने में कामयाब होता है तो डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते टीम इंडिया ट्रॉफी पर अपनी बादशाहत को बरकरार रखेगी। और वहीं भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जलवा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में देखने को मिला है। बुमराह ने 904 रेटिंग अंक के साथ पहले स्थान पर अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। बुमराह आर अश्विन के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने 904 रेटिंग हासिल की है। रविचंद्रन अश्विन ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 904 पॉइंट्स हासिल किए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज में बुमराह का जबरदस्त खेल देखने को मिला है। पहले 3 टेस्ट में उन्होंने कुल 21 विकेट झटके। गौरतलब है कि गाबा टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेट हासिल किए थे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।